एनडीए की राजनीति पे अभी जो नया आरोप लग रहा है कि वोट को चोरी कर करके एनडीए खासतौर पे जो है वो सत्ता में आ रही है और इस बार इसको विपक्ष जो है अपना मेन मुद्दा जो है चुनाव का इसी को बना रहा है। तो अगर वोट चोरी होता तो लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा क्यों होता? उस समय तो उन्होंने नहीं कहा कि वोट चोरी हुई। हाँ, जहाँ हार गए तो वहाँ कुछ बहाना चाहिए। आपके पिताजी सांसद हैं, बेटा मंत्री है, बहू विधायक है, तो भागीदारी दूसरे को आप दीजिएगा तब ना। आप तो सारे परिवार में ही भागीदारी ले रहे हैं। हाँ। लेकिन आप हमारे क्या देखिए कि हमने सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी जी को विधायक बनाया नहीं, है। और लाइटर नोट हम ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ये मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। अभी जीतन राम मांझी जी का 2 दिन पहले एक बयान आया था कि एनडीए में 100 सीटों की दावेदारी उन्होंने की है। तो क्या 100 कैंडिडेट देंगे? आप हैं, आपके पास 100 कैंडिडेट चुनाव में हैं, अगर हमारी राजनीतिक पार्टी है, समाज सेवा में है, तो क्या हमारे पास 243 कैंडिडेट नहीं है? प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलेंगे? अभी हमको नहीं लगता है कि कहीं पर वो कुछ है, अभी शोर है। कि प्रशांत किशोर के बारे में कोई उल्टा बात नहीं बोलता है। सबको या तो डर लगता है या संभावना दिखती है। अभी नए हैं और कोई नया चीज़ है, रॉ है, अभी उनको कुछ किया ही नहीं है, कभी उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया है, अभी एक विधायक भी नहीं है, तो उनके ऊपर क्या कमेंट करें? अगले 10 साल में संतोष मांझी जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरी भी महत्वाकांक्षा है, मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है कि संतोष मांझी उस पद को प्राप्त करें जिसके लिए सब सोचते हैं। संतोष मांझी जी हमारे साथ हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं और बहुत ही कहें ऊर्जावान मंत्री हैं। हमेशा दौरा करते रहते हैं पूरे बिहार में। हमारे इनके बारे में जब भी मुझे खबर लगती है तो ये अपने क्षेत्र में मुझे कहीं नहीं पूरे बिहार का दौरा जो है करते रहते हैं। ये खबर हमारे पास आती रहती है क्योंकि हमारी टीम जो है पूरे बिहार में हर जगह है। और ये जो आज हम ये रीलॉन्चिंग कर रहे हैं अपने चैनल का, तो बातचीत का सिलसिला बढ़ाने से पहले हमने एक फॉर्मेट रखा है कि पहले जो भी मेहमान आए वो हमारे शुभारंभ के बारे में 2 शब्द कहे, उसके बाद जो है बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो हमारे आप शुभकामना संदेश हमारे चैनल को दें। जी, बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर मौका दिया आने का, और मेरी शुभकामना है कि आप लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, सजग प्रहरी के रूप में सत्य को दिखाते रहें और समाज की सेवा, उन गरीब तबकों को अवेयर करते रहें उनके अधिकारों के बारे में। तो आपने जो आज शुरुआत की है, मैं समझता हूं कि अपने मकसद में आप कामयाब हों। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू, थैंक यू। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला जो सवाल है वो मेरा सवाल नहीं है आपसे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों से जब मैं आपके क्षेत्र में मिल रहा था तो उन्होंने ये बात कही कि संतोष मांझी जी काम तो बहुत करते हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन बातचीत जब वो करते हैं तो जो बात कहते हैं यानी जो आश्वासन देते हैं वो 100% जो वो पूरा नहीं होता है, और जब उनसे बात करने जाओ तो वो मिलते नहीं हैं। शिकायत है, ये सवाल नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं शिकायत है आपसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि मैं 100% काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देखिए काम का इतनी बड़ी अपेक्षा आकांक्षा जनता का है। आपसे जनता जितना प्यार करती है उतना ही आपसे चाहती भी है। तो एक इंसान होने के नाते मेरी पूरी कोशिश होती है, लेकिन 100% मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं इस बात के मानता हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मिलने की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हम हर जगह हम लोग सुलभ हैं और क्षेत्र में भी मिलते हैं और अपने घर में भी रहते हैं, तो हमेशा मेरा दरवाज़ा खुला। कोई टाइम टेबल मेरे के यहाँ नहीं है, और बीच में अगर खाने के लिए चला जाए व्यक्ति कुछ तो वो अलग चीज़ है, लेकिन चलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। 50-50 है। आधा एक सवाल सही था, एक सवाल जो है उसमें गलत। एक चीज़ मैं बिहार की राजनीति पे आपको ये करूँगा कि अभी जो राजनीति चल रही है और अभी जो एनडीए की जो राजनीति है, और एनडीए की राजनीति पे अभी जो नया आरोप लग रहा है कि वोट को चोरी कर करके एनडीए खासतौर पे जो है वो सत्ता में आ रही है और इस बार इसको विपक्ष जो है अपना मेन मुद्दा जो है चुनाव का इसी को बना रहा है। इसके काट के लिए आप क्या करें, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी इस तरीके के बहुत सारे लिस्ट जो है वो वायरल किए जा रहे हैं कि यहाँ जो है वो वोट चोरी हुआ है संतोष मांझी के क्षेत्र में। ऐसी बात नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और इस लोकतंत्र में हम समझते हैं कि 94 करोड़ 95 करोड़ लोग वोटर हैं हमारे, उनको वोट दिलवाना और लोकसभा में इतनी सफलता से सब काम करना। तो अगर वोट चोरी होता तो लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा क्यों होता? उस समय तो उन्होंने नहीं कहा कि वोट चोरी हुई। हाँ, जहाँ हार गए तो वहाँ कुछ बहाना चाहिए। बिहार में इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पहले से उनको आकांक्षा जानकारी है कि हम चुनाव हार रहे हैं,
तो एक बहाना है और इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कुछ है, क्योंकि इस पूरे देश में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है, तो वहाँ पर अगर आप वोट चोरी हो की मामला होता है, चाहे हम कुछ ऐसे काम करते तो हम हर जगह चले आते। तो ये बहानेबाजी है, अपनी गलतियों को छुपाने का है, क्योंकि जनता ने जिन आकांक्षा के साथ आपको विपक्ष का तगमा दिया है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। विपक्ष का मतलब होता है कि हम विपक्ष विरोध करता है, सकारात्मक विरोध करता है सरकार की गलतियों का, सरकार को आईना दिखाता है। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हम व्यक्तिगत अपेक्ष लगाते हैं, हम ऐसी संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो इस देश की नहीं, हमारी देश की छवि दूसरे देश में भी सुधरती है। अब आप देख लीजिए कि कितने ऐसे देश हैं इस दुनिया में जहां इतना पॉपुलेशन भी नहीं होगा उतना हमारा चुनाव आयोग वोट करवाते हैं। तो इस तरह की संस्था है, चाहे और भी संस्था पर अंगुली उठाना अपनी नाकामियों को छुपाने के अलावा और इसके अलावा कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी के आप पुत्र हैं और जीतन राम मांझी जी का जो जिस वोट वर्ग में उनकी पहचान की, अब तो वो राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र में काम कर रहे हैं, उनकी छवि एक राष्ट्रीय छवि है। लेकिन आप लोग जो अपनी पार्टी को वहाँ पर अपने क्षेत्र में ये कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है आपका जिसके लिए आप काम करते हैं, उसमें सेंधमारी की भी, क्योंकि बहुत सारे दलित नेता हैं, बहुत सारी दलित पार्टियाँ हैं, तो आपकी पार्टी, आप जो अपने क्षेत्र में हम जो है आपका उसमें जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी एनडीए के भीतर भी चुनौतियाँ मिल रही हैं आपको? दलित जो वोट है उसमें बिखराव हो रहा है, उसमें बंटवारा हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टियां कोई भी पार्टी हो, विपक्षी पार्टी तो कोशिश करेगी ही कि हमारे वोटों में सेंधमारी करे, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि हम अपने काम में कितने जागरूक हैं, कितना हमारा कमिटमेंट है और जनता का विश्वास हम कैसे जीत पाते हैं। अगर हम ये सब कर लेते हैं, जनता का विश्वास हम पर है, तो वोट में भीतरघात करना, चाहे हम बरगलाना, लोगों को, गरीब जनता को उल्टे सीधे बात करना, ऐसा तो होता है और हो भी रहा है। बहुत जगह ऐसे हो रहे हैं, कुछ लोग अभी वादे कर रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको इतना देंगे, ये होड़ लगा हुआ है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की बात होती है, लेकिन हम कितने तत्पर हैं, हम कितना काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, उन दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ पर जाके जनता के बीच में उनसे संवाद स्थापित करते हैं, पारिवारिक संबंध स्थापित करते हैं। और कहने का मतलब है कि हम चुनाव वर्ष में सिर्फ दिखते नहीं हैं, चुनावी वर्ष में हम 5 साल रहते हैं, और जब 5 साल रहते हैं तो कुछ खट्टे मीठे बातें भी होती है, जैसा कि आपने पहला ही सवाल कहा था आकांक्षा और काम का, तो जाहिर सी बात है काम का अंबार है। माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार इतना काम कर रही है, ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है 20 सालों में, और इतना काम इस बार भी हुआ है। और बिहार कहाँ पर था, बिहार को लोग किस नज़रिए से देखते थे, और आज बिहार कहाँ है, उसके बाद भी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं ना कि आप कुछ नहीं किए, काम गिनवाने। तो देखिए, कुछ लोग तो बोलेंगे ही, उनका काम है, और हम लोग को काम है कि अपना कर्तव्य करना और पूरी तरह से समर्पण से करना और उन जगह पर पहुंचना। खास करके हम पार्टी जब बनी थी तो हमारी विचारधारा वही है कि हम गरीबों के बीच में जाएं, गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों को मंच दें, गरीबों का विश्वास जीतें, और गरीबों को हम इतना जागरूक करें कि अपनी भागीदारी, वो खुद अपने अधिकार के बारे में जाने, और ख़ास करके राजनीतिक भागीदारी, जहाँ पर उनको राजनीतिक में उतने प्रेरित नहीं है, वहाँ पर उनको हम प्रेरित करें और कहें कि ये देश आपका है, संविधान बाबा साहब ने दिया है, सबको सम्मान वोट देने का एक अधिकार है, तो आप भी अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करिए और आप भी एक हिस्सा बनिए। और लेकिन संतोष जी, भागीदारी कैसे करें? आपके पास मौका आता है तो आपके पिताजी सांसद हैं, बेटा मंत्री है, बहू विधायक है, तो भागीदारी दूसरे को आप दीजिएगा तब ना। आप तो सारे परिवार में ही भागीदारी ले रहे हैं। आप देखिए, उसी साइड देखते हैं जहां दिखाया जाता है, दूसरे साइड नहीं, ये तो देखते सब हैं। कोई भी देखेगा संतोष जी। देखिए, आपको हम बताते हैं, आपको हम बताते हैं। हाँ। अब अगर मेरी पार्टी की बात करते हैं तो हम 7 सीट पर लड़े हैं, हाँ। और उस समय 2 सीट पर हमारे परिवार से हमारे पिताजी चुनाव लड़े और एक और लड़े। उसके बाद 5 सीट तो हमारा कार्यकर्ता ही लड़ा है,
और उस कार्यकर्ता में हम 4 सीट जीते हैं तो 2 सीट हम जीते हैं, 2 सीट और हम, और कैसे लोगों का टिकट दिए हैं वो ठीक है कि जनता का आशीर्वाद नहीं मिला सर, हो, परिवार में कोई बचा नहीं तो दूसरे को दे दिए टिकट। अब ये तो ये कौन सा क्या कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो खैर कहने की बात है। हाँ। लेकिन आप हमारे क्या देखिए कि हमने सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी जी को विधायक बनाया नहीं, है। ऑन लाइटर नोट हम ये पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर पिता अगर राजनीति में है तो अपने पुत्र को भी चाहेंगे जो राजनीति में आए। बेटा अगर बाप डॉक्टर है तो बेटे को डॉक्टर बनाने में अगर कोई आपत्ति किसी को नहीं है तो राजनीति में मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है, आपको डिजर्विंग होना चाहिए। और हाँ। अगर जीतन राम मांझी जी राजनीति में हैं और किस संघर्ष से आए हैं और किस समाज से आके इतना बड़ा उन्होंने आज मुकाम हासिल किया, उनकी चर्चा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और संतोष मांझी अगर उनके पीछे पीछे चला, उनको आदर्श माना, और मैंने मेहनत किया है, एक दिन का नहीं प्रोसेस है। मैं अपने एक्टिव राजनीति में 2000 से हूँ 2000 और मुझे मौका मिला इधर, मौका 2018 में मुझे मौका मिला। तो मेरा 18 साल का वो संघर्ष है, और वो 18 साल के संघर्ष ऐसा नहीं है कि मैं अपने पिताजी के साथ किया, दूसरी पार्टियों में भी रह के किया। वहाँ वो सारी बातें कही है जो आम कार्यकर्ता करता है। तो सही बात है कि अगर सब लोग को मौका मिलता है, एक दलित का बेटा और अगर उस समाज से जो सपना ही नहीं देखता है कभी राजनीति में आने का, वहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं और दूसरे उसी समाज के और लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, और गरीब समाज के चाहे कोई भी है उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को भी देखना चाहिए जो पॉजिटिव साइड है। बिल्कुल। एक जो जीतन राम मांझी जी ने काम किया है गया जी में, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लाए हैं, जो गया जी कॉरिडोर जो बनाया है और जितने प्रोजेक्ट्स ला करके उन्होंने दिए हैं, तो गया की सूरत, बिहार की सूरत बदली, गया की सूरत भी बदली है, पूरे ज़िले की सूरत बदली है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें जब जो काम जीतन राम मांझी जी ने किया है, उनके काम का असर आपको काम करने में आसानी होती है, क्षेत्र में आपको लोगों को फेस करने में आसानी होती है, उनके काम का आपको फ़ायदा मिल रहा है? निश्चित तौर पर संतोष मांझी का जो भी आज अस्तित्व है हमारा रिफ्लेक्शन है, तो निश्चित तौर पर हमारे पिताजी एक वट वृक्ष की तरह हैं, छायादार वृक्ष हैं, जो उनकी छाया मुझे प्राप्त होती है। और गया में उनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को, कि जब वो बने हैं तो ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं गया में धरातल पर आई है, चाहे विष्णु कॉरिडोर हो, बुद्धिस्ट कॉरिडोर हो, चाहे 6 लेन रोड की बात हो, इंडस्ट्रियल हब की बात हो, ऐसे अनगिनत काम हुए हैं। और हम समझते हैं एक सांसद के रूप में उन्होंने अभी डेढ़ साल का उनका टेन्यूर है, बहुत सारे गया में काम हुए। और गया के लोग बहुत दिन से इस तरह की सोच रहे थे कि कोई ऐसा सांसद हमारे आए जो हमारे लिए काम करे, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और निश्चित तौर पर उनका जो काम है आने वाले समय में वो याद किया जाएगा और उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा, इस बात को मैं मानता हूँ। अभी जीतन राम मांझी जी का 2 दिन पहले एक बयान आया था कि एनडीए में 100 सीटों की दावेदारी उन्होंने की है, तो क्या 100 कैंडिडेट देंगे? आप हैं आपके पास 100 कैंडिडेट? देखिए, सवाल आपका कुछ दूसरे ढंग का है। सवाल वो नहीं है कि मेरे पास कितने कैंडिडेट हैं। अगर हम चुनाव में हैं, अगर हमारी राजनीतिक पार्टी है, समाज सेवा में है, तो क्या हमारे पास 243 कैंडिडेट नहीं है? ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, गठबंधन की सरकार है और ये गठबंधन में सबके सहयोग से ही सरकारें बनती है, सरकारें चलती भी है। हम अगर दूसरे तरफ भी देखें तो वहाँ भी ऐसी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी बिहार में जो भी काम कर रहे हैं वो 243 सीट नहीं दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि बिहार के विकास का सवाल है, बिहार के गरीबों के का सवाल है। अब बिहार जिस रफ्तार से प्रगति और तरक्की के पथ पर चल रहा है उसमें ब्रेक न लगे सवाल है। और सबसे बड़ा बात है कि विचारधारा, और हमारे पास जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो ये चीज़ है जो एक कॉम्बिनेशन है, जो विकास का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम कभी बाधा नहीं होना चाहते। हाँ, पार्टी के तौर पर जीतन राम मांझी जी एक संरक्षक हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का डिमांड उनके पास रहता है। तो सब कोई चाहता है कि हम जितना थे उससे आगे बढ़ें, पार्टी हमारी और आगे बढ़े, और उसके लिए डिमांड करना, उसके लिए बोलना हम नहीं समझते हैं कि कोई गलत बात है। ये स्वस्थ परंपरा है और हम लोग जितना मेहनत करते हैं, मुझे आशा है कि एनडीए में हम सबको सम्मान के साथ हैं और सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी और हम सम्मान के साथ आगे 5 साल सरकार के साथ बिहार के विकास करेंगे। सर, 2 नेता बिहार में हैं जो दलित की राजनीति करते हैं। एक चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी तो हैं ही, मुकेश सहनी जी अभी जो है बहुत उभरते हुए नेता है। आपको इन दोनों नेता में से अगर चुनना हो कोई एक नेता, तो अपनी पसंद के हिसाब से नंबर 1 नंबर 2 किसे कहेंगे? देखिए, अगर बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम किनको नंबर देंगे तो अभी जानते हैं।
लेकिन आप नहीं, दूसरे हम नहीं जानते सर, इसलिए पूछा है आपसे। हम नहीं जानते। आप सब समझते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि समाज के उस तबके को जिसको अनुसूचित जाति बोला जाता है, जो गरीब तबका है, जो हर क्षेत्र में ह्यूमन के जो मानवता का जो इंडिकेटर्स होते हैं, उसके डेवलपमेंट विकास के इंडिकेटर, उसमें हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। अब वो चिराग पासवान जी जिस समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी जी जिस समाज से आते हैं, हम अलग अलग क्यों बांटते हैं किसी को, क्यों रैंकिंग कर रहे हैं? हम सब एक काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा क्या बोला था कि हम उस घर में दिया जलाने जाए जहाँ बरसों से अंधेरा था। तो क्या मतलब सिर्फ पासवान जाति के घर में वो कर रहे हैं? वो मुहैया मुसर भी है, उसमें डोम चमार बातर सब जितने सब है। तो जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, उनका कलेक्टिव एफर्ट है कि बिहार के उन गरीबों को, वो सिर्फ SC ST नहीं, हम उनके लिए काम करें। और जब तक आप एक होके काम नहीं कीजिएगा और इसी तरह सवालों में घिरे रहिएगा और इसी तरह के मनोदशा में रहिएगा, तो आपका जो एफर्ट है वो डिवाइड हो जाएगा और हम वो काम नहीं कर सकेंगे जिसके लिए हम आए हैं। सिर्फ बातें करने से नहीं ना काम होता है। इसलिए हम समझते हैं कि हम सब मिल करके NDA का हिस्सा हैं, हम सब मिल करके गरीबों को आगे बढ़ाना है। उसमें NDA के सभी साथी जो भारतीय जनता मुकेश पार्टी सहनी NDA के हिस्सा नहीं है। अभी तो नहीं है। अभी नहीं है मतलब अब आगे भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी ना हमें है ना आपको है, लेकिन राजनीति है, हो सकता है हमारे हिस्सा होंगे, हम स्वागत करेंगे। अच्छा, इसीलिए आप कुछ नंबर 1 नंबर 2 नहीं बता रहे हैं? नंबर का सवाल ही नहीं है। हम नंबर क्यों करें, हम एक हैं ना। हम अलग, हम अपने को देखते ही नहीं। देखिए बिहार में अगर आप सिर्फ दलित की बात करते हैं तो दलित SC ST मिला के 20% 21% के आसपास हम लोग हैं, और 21% एक बड़ा सा ताकत होता है। और उस 21% को आप 4 भागों में बांट देना चाह रहे हैं। क्यों? हम नेता हो सकते हैं, 10 नेता हो सकते हैं, लेकिन 10 नेता एक ही कार्यक्रम है ना, उनको जागरूक करना, उनको वो सम्मान दिलाना जिसके वो हकदार हैं, जो आज तक उनको नहीं मिला। आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम बांट रहे हैं। आप लोग एक हो जाइए ना, हम तो स्वागत करेंगे। हम सब एक हैं। आप एक कहा, एक ही पार्टी में होना चाहिए ना। नहीं नहीं, हम एक हैं। आप ना एक गठबंधन में हैं ना एक पार्टी में हैं और बोल रहे हैं हम बांट रहे हैं। भाई मीडिया क्यों बांटेगी? हम तो एक ही गठबंधन में, हम कहाँ लगा। आपने सवाल कर रहे हैं ना, आप शंका लोगों के मन में डालना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक हैं। देखिए विचारों की भिन्नता होती है और ये स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र में। हम किसी मुद्दे को लेके, किसी योजना को लेकर के हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट एरिया है, जो हमारा काम है और हम जिसके लिए पार्टी बनाए, चाहे हम राजनीति में आए, वो सब एक है। तो हम वहाँ पर तो एक हैं ही। कहीं पर होता है वो तो घर परिवार आगे पीछे सब होता रहता है, तो उसको ज़्यादा तजब्बो नहीं देना चाहिए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है। चलिए ठीक है, चिराग जी और मुकेश जी के बारे में आप नहीं बोलेंगे, प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए प्रशांत किशोर जी भी मेहनत कर रहे हैं और बिहार में कुछ सीख रहे हैं। वो किसी दूसरे विधा में माहिर थे और वहाँ पर वो काम कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक देश दुनिया में ख्याति है। अभी नया आए हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। हम समझते हैं चुनाव उनको कुछ सिखाएगा तो अगले चुनाव में कुछ कर पाएंगे। अभी हमको नहीं लगता है कि कहीं पर वो कुछ है। अभी शोर है, लेकिन वो शोर अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही बातें कही जाती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सबको साइड करके मुख्यमंत्री बने। देखिए 3 बार मुख्यमंत्री बने। जो ज़्यादा जल्दीबाजी में होता है ना, वो जल्दी गिर भी जाता है। अरविंद केजरीवाल जी आज जितनी जल्दीबाजी में थे, जिस तरह से उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया, तो हम समझते हैं कि उनके अगर पद चिन्ह पर इनको भी आप लोग ले जाना चाहते हैं तो आप लोग समझ रहे हैं कि उनके शुभ चिंतक नहीं है, उनको भी चाहते हैं कि जल्दी से वो सिमट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं और हम समझते हैं लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। हर काम सफलता के पीछे बहुत संघर्ष होता है। हम लोग भी आज यहाँ पर हैं तो हमारे पिताजी ने, हमारे संरक्षक महोदय बहुत संघर्ष किए हैं, उसको कोई नहीं देखता। हम लोग भी पार्टी चला रहे हैं तो कैसे पार्टी चला रहे हैं उसके पीछे भी एक बड़ा संघर्ष है। तो सफलता जल्दीबाजी में नहीं, कोई जल्दीबाजी में अगर सफलता हासिल करना चाहता है तो उसका हर्ष वही होगा। एक चीज़ संतोष जी मैंने देखा है, अभी बहुत लोगों से मेरी बातचीत हो रही है कि प्रशांत किशोर के बारे में कोई उल्टा बात नहीं बोलता है। सबको या तो डर लगता है या संभावना दिखती है।
नहीं नहीं, हम क्या देखिए- है प्रशांत किशोर में ऐसा जो आपको या तो डर लग रहा है कि भाई कहीं नहीं, मेरा भी नहीं। कुछ निकाल ना दे, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल मंच से सबका पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो। देखिए, एक दिन सबका पोस्टमार्टम होना है, ये बात सत्य है, मृत्यु सत्य है, और पोस्टमार्टम तो सबको होना है, चाहे हम रहें चाहे कोई रहे, तो वो सब छोड़ दीजिए। और डर किसी से नहीं लगता। मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहता हूँ। अगर कोई थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है, जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी उस पॉजिटिव उस सार्थकता को, उसकी मेहनत को मैं अप्रिसिएट करता हूँ। हाँ, आगे चल कर के आपका व्यवहार कैसा होगा समाज के प्रति, आपने जो वादे किए हैं उसको कितना आप कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ देखने का है ना। अभी नए हैं और कोई नया चीज़ है, रॉ है, अभी उनके कुछ किया ही नहीं है, कभी उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया है, अभी एक विधायक भी नहीं है, तो उनके ऊपर क्या कमेंट करें हम लोग। एक अभी तो विधायक देख रहे भले हैं। नहीं हो, लेकिन हजारों विधायक बना दिए उन्होंने। अब देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो कहने से क्या होता है, जनता ना बनाती है। लोकतंत्र में जनता किसी को विधायक बनाती है, एमपी बनाती है, हराती जिताती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम किसी को मुख्यमंत्री बना दिए, विधायक बना दिए, तब समझ लीजिए क्या मनोदशा है। एरोगेंसी और एगोइस्ट नहीं होना चाहिए। जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जनता के सामने हम सब नतमस्तक होते हैं। और आज भी हम कहते हैं, हम क्षेत्र में भी जाते हैं, हमारे विरोधी लोग होते हैं जो विधानसभा की बात करते हैं, तो उल्टे सीधे व्यक्तिगत आरोप अपेक्ष लगाते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम तो कोई भी किसी के ऊपर नहीं लगाए। हम कहें कि वो भी मेरे भाई हैं, और वो भी बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के विधायक बने और जनता की सेवा करें। अब जनता को डिसाइड करना है कि हमारा बड़ा सेवक कौन है। संतोष मान जी हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो हम उस में नहीं रहते हैं। सब का मकसद एक ही है, सब मंदिर है और सब उसमें पूजा करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सबका मालिक एक है। जिसका नंबर, सबका मालिक एक है, तो वो जिसका नंबर आएगा। वो मालिक कौन है, मोदी जी हैं कि नीतीश जी हैं? जनता, जनता मालिक है। निश्चित तौर पर मोदी जी भी कहेंगे कि जनता मालिक है, वो भी कह रहे हैं हम चौकीदार हैं, सेवक हैं। एक चीज़ संतोष जी बहुत ही अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, और बड़ा लोग जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी जो चुनाव 25 का होने वाला है, तो आप मोदी जी के कामकाज के आधार पे वोट मांगेंगे या नीतीश जी के कामकाज के आधार पे वोट मांगेंगे, या आप कहेंगे नहीं ये तो डबल इंजन की सरकार है, हम दोनों के कामकाज पे आधार पे वोट मांगेंगे? देखिए, आपने तो जवाब भी दे दिया, और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, और ऐतिहासिक पुरुष हैं, दोनों ऐतिहासिक पुरुष हैं। बिहार को कहाँ से कहाँ ले जाने का श्रेय आदरणीय नीतीश कुमार जी को है। तो आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार बिहार के ऊपर इतनी स्नेह दे रही है, आशीर्वाद दे रहा है, इतनी योजनाओं के बौछार, सौगात, जो भी आप उसको कह लें, तो हम समझते हैं कि केंद्र के सहयोग के बिना बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। केंद्र का सहयोग चाहिए, तब तो डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है बिहार में, और डबल इंजन की सरकार से ही हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, और जो गौरव है बिहार का उसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए जनता भी समझती है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और संसाधन हमारे पास सीमित है, तो वो संसाधन कहाँ से आएगा? संसाधन कहीं से केंद्र सरकार के मदद से आएगा, चाहे केंद्र सरकार के गारंटी से कहीं पर आएगा। तो हमें दोनों की सरकार चाहिए, और हम समझते हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बिहार के लोग इस बात को समझते हैं। बिहारी ज्ञानी होते हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत ही जागरूक होते हैं। और आने वाला चुनाव में हम लोग इससे, जो पिछली बार का प्रदर्शन था उससे बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, और एक और शक्तिशाली सरकार, और बिहार विकास की पथ पर और तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा हम समझते हैं। अगले 10 साल में संतोष मांझी जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम अगले 10 साल हो चाहे अभी हो, हम जनता के बीच में हैं, और जनता को डिसाइड करना है। महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है, मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है कि संतोष मांझी उस पद को प्राप्त करें जिसके लिए सब सोचते हैं, लेकिन हम उसके लिए कोशिश करें। कौन सा? वो कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप बोलने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? जब महत्वाकांक्षा है तो बेटर यू टू क्लियर इट। देखिए, किसी भी राजनीतिक प्राणी से पूछिएगा तो शुरुआत में कहेंगे कि हमको विधायक बनना है। बहुत सारे लोग कार्यकर्ता विधायक बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब वो बनते हैं तो आगे महत्वाकांक्षा बढ़ती है। तो ये महत्वाकांक्षा सीढ़ी है, ऐसा लैडर है कि धीरे धीरे चढ़ना होता है। तो अगर हम मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है और कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम मेहनत करना चाहते हैं और जनता के ऊपर सोचते हैं, और जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। और जनता को अगर ऐसा लगेगा
कि हम सही सार्थक दिशा में मेहनत किए हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं और मैं कुछ कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पर मुझे भी मौका मिलेगा। लेकिन अभी जल्दीबाजी नहीं, अभी हम लोग को 20-25 साल बचा हुआ है राजनीति करने का, और हम समझते हैं कि अगर इसी तरह से चलते रहे तो जरूर मौका मिलेगा। चलिए, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, संतोष मांझी जी। बहुत और धन्यवाद। जो आप सोच रहे हैं वो सोच वो आपकी इच्छा पूरी हो, और अभी विधायक से मंत्री बने, मंत्री से मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद आप प्रधानमंत्री की रेस में भी जाएं, हमारी ऐसी शुभेच्छा है। और एक और सेशन है हमारे सर यहाँ पे कि जनता से कुछ सवाल लेते हैं। जनता अगर कोई सवाल पूछना चाहे संतोष मांझी जी से तो पूछ सकते हैं। जी, कोई जनता है? क्षेत्र में तो सर पूछ रहे थे, लेकिन लगता है यहाँ पर कोई सवाल आपके लिए नहीं। लगता है सारे सवाल मैंने पूछ लिए, जो जनता चाह रही थी मैंने पूछ लिए। तो खैर, क्वेश्चन आंसर का कोई है क्या? हाँ जी मधु जी। मेरा नमस्कार सर को। बिहार की विकास की बहुत बात हो रही है। आज नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है और एसडीजी में बिहार पॉवर्टी में सबसे निचले पायदान पे, हंगर में भी सबसे निचले पायदान पे। फिर ये जो विकास की बातें हो रही हैं ये कहाँ है? देखिए, हम लोग मानते हैं कि बिहार अभी पिछड़ा राज्य है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्ट करने में गुजेर नहीं है। लेकिन हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमको मौका आगे बढ़ने का। आज अगर आप देखेंगे बिहार को, आज से 20 साल बाद का बिहार का, और आज पटना के सड़कों पर आप निकलेंगे तो जिस तरह से फ्लाईओवर्स है, जो कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, और जिस तरह से मेट्रो आया हुआ है, हमारी औद्योगिक जो पॉलिसी है, जहां हम पर 10 एकड़ ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, हम जीएसटी में 14 साल का उसको करना चाहिए। ईएसआई जो कर्मचारी होते हैं 1000 अगर जॉब देंगे तो उनको हम ये सब काम करेंगे। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, इसीलिए बनाया जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार की ज़रूरत है और हम लोग उस रास्ते पर चल चुके हैं। अगर बिहार में किसी दूसरे की सरकार आती है तो जो आप जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं हंगर्स का, चाहे पॉवर्टी का, और तो निश्चित तौर पर उसमें और हम पिछड़ जाएंगे। तो हमको बिहार को आगे करना है, और आपकी बात का समर्थन करते हुए हम कहते हैं कि हर बिहारी ये समझ रहा है कि कौन हमको इस जगह से निकाल के आगे ले जाएगा। अब आप ग्रोथ रेट में कहिए तो बिहार आगे बढ़ रहा है, तो हम समझते हैं कि बिहार ने शुरुआत कर दिया है और आने वाला 25 से 30 जो 5 साल का होगा वो ऐतिहासिक होगा। और इसलिए ऐतिहासिक होगा कि आप महिला हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हर घर में एक उद्यमी पैदा करेंगे। जो 2,10,000 रुपये हम देने की बात कर रहे हैं और अभी सितंबर में 10,000 देंगे, वो गरीब महिलाएं हैं जिनके घर में वो चीज़ नहीं है, खाने को नहीं है, वो 2 लाख रुपया से अगर अपना रोज़गार करेंगे और अपने रोज़गार ही नहीं करेंगे, 2-4 लोगों को रोज़गार देंगे, तो हम समझते हैं 5 साल में बिहार जिस इंडिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं और वो उससे निकल जाएगा। और बिहार एक अग्रणी राज्य, जो हम गुजरात महाराष्ट्र से हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में यही चीज़ है, हमारे पास डिवीज़न के बाद नेचुरल रिसोर्स हमारे पर कम गए हैं। तो हम समझते हैं, आसान्वित हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए, एनडीए की सरकार चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन चाहिए, और एक ऐसे व्यक्ति नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जैसा ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो उस सही चीज़ों को डायरेक्शन पर एक लाइन में ले करके सही जगह ले जा सके। थैंक यू, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया आपने। और जो आंकड़ा मधु जी पूछ रही थी उसका भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और एक बार मैं राजा जी सम्मानित करेंगे, हमारे जो यहाँ के संरक्षक हैं कृष्ण मोहन महतो जी।